एंड टर्बो एक ऐसा स्टॉक है जो काफी निवेशकों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। 6 महीने से ये स्टॉक में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए। लेकिन आज हम बात करने जाए कि एज ए इन्वेस्टर आपको ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट अभी 2 दिन पहले ही आया है और काफी सारे नो मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि गोइंग ऑनवर्ड्स आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे इबिटा लेवल, ऑर्डर लेवल पे क्या इम्पैक्ट आया है, और एज ए इन्वेस्टर ये वैल्यूएशन जो अभी एल का है, उस वैल्यूएशन पे आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं। सो बने रहे एंड तक। तो चलिए बात करते हैं लार्सन टर्बो की डिटेल में। सो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट ओवरऑल ओके था, यानी इतना खास नहीं था, लेकिन वो मार्केट ने अच्छी तरह से लिया नहीं। द रीजन इज मैनी। द वन ऑफ द मेन रीजन जो मार्केट ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनका इबिटा लेवल पे प्रॉब्लम था और गाइडेंस में भी प्रॉब्लम था। सो टॉकिंग अबाउट दैट नो, अगर आप ऑर्डर इनफ्लो की बात करें तो अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें ना, तो -5% रहा ईयर ऑन ईयर पे। सो लास्ट ईयर क्वार्टर था 716 और इस बार क्वार्टर 721 है। अगर आप लोग पूरे साल की बात करें ऑर्डर इनफ्लो, तो वो 31% से आया था, तो वो एक पॉजिटिव है। ईयर ऑन ईयर पूरे साल का गम लेके तो अच्छा है। ऑर्डर बुक भी ओवरऑल 20% से ग्रो किया, विच इज ओके, विच इज बेटर देन द गाइडेंस ऑल्सो। अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर टू क्वार्टर 15% से बढ़ा है, विच इज लेस कंपेयर टू व्हाट मार्केट इज एक्सपेक्टेड। अगर हम लोग बात करें कि ईयर ऑन ईयर पूरे साल का देखें तो 21% से बढ़ा है। जब हम लोग बात करते हैं ईबिटा लेवल पे, यहाँ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो जो मैंने ऑलरेडी आपको इंडिकेशन किया कि 11.7 से 10.8, तो ये एक मार्जिनल डीप है ईबिटा लेवल पे, जिसका इम्पैक्ट अगर आप देखो उसी दिन जब ये रिजल्ट आया था 6% से ये स्टॉक गिर चुका था। ईबिटा लेवल पे अगर पूरे साल में भी अगर आप देखो तो 90 बेसिस पॉइंट का फर्क पड़ रहा है। एंड दैट इज व्हाट नो एक्चुअली मार्क सोच है कि आगे जाके क्या ये लोग इबिटा नहीं हैंडल कर रहे हैं, तो आपका डायरेक्टली पैट पे इम्पैक्ट आता है। ओवरऑल अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 8% से नो पैट में ग्रोथ हुआ है और 25% पूरे साल में ग्रोथ है, विच इज ओके। सो ओवरऑल पैट 10% और यहाँ 25%, यानी ईबिटा अगर डाउन नहीं होता तो इनका पैड काफ़ी अच्छा होता है। नेट वर्किंग कैपिटल द बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, जो पहले 16.1% था 12% है। एंड आरओई भी इम्प्रूवमेंट है 12.2 से 14.9। सो ओवरऑल कुछ मैट्रिक्स में इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि एक तो ऑर्डर लेवल पे और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट था एबिटा। एबिटा लेवल पे जो ड्रॉप आया वो मार्केट को इतना अच्छा नहीं लगा, एंड उनको वही डर है कि आगे जाके गाइडेंस मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं भाई। जब हम लोग ऑर्डर बुक की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल 31% का अपटिक था पूरे साल का, लेकिन क्वार्टरली पे 5% डाउन। ऑर्डर बुक ओवरऑल अगर हम लोग पूरे साल की बात करें 31 मार्च 24-23 से 20% से बढ़ा था। तो ओवरऑल ऑर्डर बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम लोग बात करते हैं कि भाई इनका ऑर्डर कहाँ से आते हैं? तो जियोग्राफी की बात करें हम लोग, तो जियोग्राफिकल में अगर आप देखें यहाँ, तो ओवरऑल 62% डोमेस्टिक है, ओके। देन मिडल ईस्ट 35%। वहाँ एक प्रॉब्लम आ गई क्योंकि ये जो रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली उनके ऑर्डर बुक पे भी आ रहा है और वहाँ मैन पावर का प्रॉब्लम हुआ है। इसलिए उनका इबिटा लेवल पे भी डाउन जा रहा है क्योंकि वहाँ कॉस्टिंग बढ़ रही है। यूएसए एंड यूरोप काफ़ी कम है। सो ओवरऑल अगर हम लोग सेगमेंट वाइज़ देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर 65% उनका ऑर्डर बुक है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग 7%, एनर्जी 25%। तो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी की बात करें हम लोग, तो ऑलमोस्ट 90% सेगमेंट एल&टी का एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। तो उस वहाँ से मेन उनका, तो हमें जब एसेस करते हैं स्टॉक को, हमें उस सेगमेंट पे इबिटा लेवल कितना है वो हमेशा ध्यान रखना है। इबिटा क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि क्या आपके पास इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है कि वो इंटरेस्ट, टैक्स, एमोर्टाइजेशन को कवर कर पाए। अब हम लोग बात करते हैं गाइडेंस की। तो गाइडेंस की यहाँ बात करने में अगर आप देख सकते हो कि ओवरऑल नो डाउट ऑर्डर बुक बढ़ा है 22 से 23 और 24 में भी बढ़ा है, और जिसमें अगर आप यहाँ देखें तो ऑलमोस्ट 50% इंटरनेशनल और 50% डोमेस्टिक रहता था। लेकिन जब हम लोग गाइडेंस की बात है, तो गाइडेंस में क्या हुआ है, सडनली डोमेस्टिक में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखा है, लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल में डाउन टर्न है। क्यों? क्योंकि जो उनका जैसे बोला 35% मिडल ईस्ट से आ रहा है और मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम्स चल रही है अभी।
आपको भी पता है कि ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस एंड ऑल दैट, तो उसके वजह से भी वहाँ इम्पैक्ट आ रहा है, वहाँ कॉस्टिंग बढ़ रही है, वहाँ मैन पावर की शॉर्टेज है और जब इस तरह की शॉर्टेज है तो ईबिटा भी कम जाता है, तो काफ़ी टाइम ये लोग भी ऑर्डर ले ही नहीं लेते अनलेस अनलेस उनके लिए वो ऑर्डर फीज़िबल हो। सो दैट इज़ तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर यहाँ लास्ट टू लास्ट ईयर काफ़ी इम्प्रूव लेकिन 24 से 25 में इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। वो एक नेगेटिव पॉइंट जा रहा है एल-एन-टी के लिए। जब हम लोग ऑर्डर बैकलॉग की बात करते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि अगर हम पूरे क्वार्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट 65% इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने ऑलरेडी बात की। ईएनसी ऑर्डर इन्फ्लो 560 मिलियन है, इसमें से 475 में से 560 मिलियन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का है, उसमें भी 56% इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग 16 और एनर्जी 23%, रेस्ट इज अदर्स। सो ये बेसिकली ऑर्डर ब्लैकरॉक का ब्रेकअप है। जब हम लोग बात करते हैं कि इनका जो गाइडेंस है उसके सामने ये कैसा एल-एन-टी परफॉर्म कर रहा है, तो ये जो गाइडेंस था उन लोगों ने दिया था फ्रॉम 21 टू 26 फाइनेंशियल 25 1 टू 26। तो सीएजी उनका टारगेट था कि भाई वो लोग 1.7 ट्रिलियन डॉलर का जो इन्फ्लो है वो बढ़ा के 3.5 ट्रिलियन डॉलर जाएंगे 14% ग्रोथ से, जबकि ऑलरेडी 3.4 में से इनका 3 ट्रिलियन तो अभी तक ऑलरेडी फाइनेंशियल 24 में पहुंच गया विच इज 20% सीएजीआर जंप। जब हम लोग ऑर्डर इनफ्लो की बात करें तो उन लोगों ने अपना गाइडेंस में ऑलरेडी बेटर परफॉर्म किया कंपेयर टू गाइडेंस। जब हम लोग रेवेन्यू की बात करें 1.4 से वो 2.7 यानी 15% से इंप्रूवमेंट की बात थी, जो बढ़ रहा है 18%। फाइनेंशियल ईयर 22 में इट इज 2.2, सो वहां भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। आरओई की बात हुई थी 10 से 18% जाएंगे, अभी भी आरओई 15% है, सो देयर टारगेट इज फ्रॉम 15 टू 18% जाएंगे बाय फाइनेंशियल ईयर 26। सो अगर आप देखो तो ऑर्डर इनफ्लो और रेवेन्यू में अभी तक उन्होंने जो गाइडेंस दिया था उसके सामने वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब हम लोग बात करें कि भाई वर्किंग कैपिटल, देखो वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि वहां से उनका ज्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट आता है। तो वर्किंग कैपिटल की बात करें तो ओवरऑल ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ओके, तो ईयर ऑन ईयर देखो रेवेन्यू 22% से बढ़ा, यहाँ 18% से फाइनेंशियल 20 टू 23 में। और जब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय रेवेन्यू होते हैं तो आप देखिए एक डिक्लाइन दिख रहा है आपको, करेक्ट। जो पहले 2020 में 76.8 का उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए था, वो घट के अभी 55.1 है। सो एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट कॉस्ट और वो सब बढ़ जाता है और काफी आपका कैपिटल भी फ्री रहता है। अगर हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें, वो 24% रहता था, उसमें से ऑलमोस्ट अभी डाउन होके पूरा 12% आ चुका है, विच इज क्वाइट हाफ ऑफ फॉर 2020। सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड अचीवमेंट फॉर द कंपनी, क्योंकि ये नेट वर्किंग कैपिटल में इसमें फाइनेंस से कॉर्पोरेट का निकाल के ये दिया गया है। तो ओवरऑल नेट वर्किंग कैपिटल इंप्रूवमेंट जो एक पॉजिटिव चीज है और आगे जाके भी इनको काफी हेल्प करेगी। अब जब हम लोग बात करते हैं कि भाई गाइडेंस क्या, ओके, उससे पहले हम लोग ईबिटा की भी बात कर ले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि देयर वाज अ ड्रॉप ऑन ईबिटा फ्रॉम ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ये ड्रॉप कहाँ आया है, तो ये देखना बहुत ही जरूरी है। जब हम लोग 2 साल का कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 से, आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो आपका 65% है, वहां आपको ऑलमोस्ट ईबिटा 7% मिल रहा था फाइनेंशियल 20, वहां एक ड्रॉप होके आपका 6.2% चला गया। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में ड्रॉप आया है, उसके काफ़ी रीज़न हैं। एक तो जैसे मैंने बोला कि आपका मिडल ईस्ट में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ मैन पावर का प्रॉब्लम है और उसके वजह से भी आपका वहाँ वर्किंग कैपिटल बढ़ जाता है, तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ जाता है। वो एक रीज़न है और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि काफ़ी क्लेम भी इनके सेटल नहीं हुए, वो भी एक इश्यू रहा है। एनर्जी सेगमेंट का 9.1 से 10%, तो एनर्जी में तो बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाईटेक में 18 से 16, तो लिटिल बिट डाउन, अदर सेगमेंट में तो बढ़ा ही है। तो ओवरऑल 8.6 से 8.2, उसमें भी सबसे बड़ा ड्रैग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आता है। जब आईटी टेक्नोलॉजी सर्विस की बात करें 20.4 सेम है। फाइनेंशियल सर्विस में तो ईबिटा बढ़ा है, डेवलपमेंट में भी 14.2 23। सो ओवरऑल आप देखो तो ओवरऑल 19.6 से 21.4, सो सर्विस एंड उसमें तो काफी बढ़ा है। ओवरऑल अगर आप बोलो 12.2 से 11.9, तो सबसे मेन कल्प्रिट वही आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड segment. Okay, so that was one of the reason for falling of EBITDA.
आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द पॉइंट्स सो दैट आपको काफी डिटेल में पता चले कि भाई कंपनी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है एंड एज ए इन्वेस्टर आपको कौन सी चीज देखनी। देखो ये एक बड़े हाथी होते हैं, एलएनटी ये कि छोटा हाथी नहीं है, बड़ा हाथी है। तो अगर जब आपको इन ऐसे स्टॉक को एसेस करते हो ना, आपको स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स आपको ध्यान रखने कि कहाँ इनका हीट है। अगर कल उठ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इनका एबिटा बढ़ता है तो वो डायरेक्टली पॉजिटिव हो जाता है कंपनी के लिए। अब जर्नी ऑफ इम्प्रूविंग रेशियो, तो इनका रेशियो लेवल काफी इम्प्रूव हुआ था। अगर आप ये बात करें तो पीएनएम प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में आप देखो 28.3, जो देखो ये इनका जो रिटर्न रेशियोज है ना, काफी बड़ा था, काफी बड़ा हुआ है। ओके, इवन अगर आप बोले ये कौन सा है, आईटी एंड टीएस फाइनेंशियल सर्विस डेवलपमेंट एंड, तो ये सब में बड़ा है, सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज में उनके रिटर्न रेशियो कम हुए। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो 14.2 जो फाइनेंशियल 20 से उससे बढ़कर ये ओवरऑल 17.5 में बढ़ा है, 17.5% से बढ़ा है। सो रिटर्न रेशियोज कंपनी के अच्छे रहे, सो दैट इज अ बिग पॉजिटिव पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि इनकी गाइडेंस की, तो गाइडेंस की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने पूरे साल, जैसे मैंने बात की रेवेन्यू ग्रोथ में ऑलरेडी उन्होंने आउट परफॉर्म किया है, इवन ऑर्डर लेवल पे भी इन्होंने आई परफॉर्म किए, लेकिन मार्जिन लेवल पे उन्होंने अंडर परफॉर्म किया। अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 की बात करें, अगेन एलएनटी ने गाइड किया है कि ईएनसी मार्जिन अराउंड 8.25% रहेगा फॉर फाइनेंशियल 25 कंपेयर टू 9% अर्लियर। और जैसे मैंने बोला इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन उनके मेन कंपोनेंट है ना, अगर वहां फ्लो होता है, वहां आपका ईबिटा कम आता है, वो डायरेक्टली इंपैक्ट होता है आपके पैट लेवल पे, और यही चीज मार्केट को पसंद नहीं है, इसलिए मार्केट थोड़ा गिर गया था एलएनटी के लिए। अब जब हम लोग बात करते हैं कि भाई वर्किंग कैपिटल, तो जैसे बात हुई थी कि भाई वो 12% पे आ चुका है ऑलरेडी, मैंने आपको बताया कि कैसे 24 से 12 से आ गया, लेकिन अभी बात हो रही है कि फाइनेंशियल 25 में ऐसा हो सकता है कि वो 15% वापस चला जाए। क्यों? क्योंकि कोई एसेट सेल नहीं है, अगेन आरओई में भी लोअर टीन्स लेवल पे भी आरओई भी जा सकता है। काफी सारे इश्यूज जैसे ये ऑर्डर नहीं आ रहे, डोमेस्टिक लेवल पे ज्यादा आ रहे हैं, फ्यूचर यानी इंटरनेशनल लेवल पे कम है, जैसे वहाँ कॉस्ट बढ़ रही है, वो सब भी इम्पैक्ट आ रहा है। अगेन ओवरसीज ऑर्डर इन डिक्लाइन एंड डोमेस्टिक ऑर्डर ग्रोइंग, तो ये तो चीज हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये नॉर्मल चीज हो रही है जो कंपनी में ऑर्डर लेवल पे। लेकिन ये जैसे ही अगर ग्लोबल सिनेरियो ठीक होते हैं, आई थिंक ये एक चीज वापिस जब इंटरनेशनल फ्लो बढ़ेगा तो उस टाइम पे एलएनटी के लिए काफी पॉजिटिव होगा। तो ये बात है गाइडेंस की और परफॉर्मेंस की। अब हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल ये कंपनी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे लग रही है। ओके, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लेट मी शेयर, हम लोग एक बार उनका वैल्यूएशन देख लेते हैं। ओवरऑल वो देखने के लिए हम लोग लेट मी ओपन स्क्रीनर सो मैं गाइड कर पाऊँ आपको, जस्ट अ मिनट। और गाइस वन थिंग इज फॉर श्योर कि इसमें एक चीज तो श्योर है कि ऐसा नहीं कि एलएनटी स्टॉक अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल हमें वैल्यूएशन इसलिए देखना पड़ता है कि कभी-कभी क्या होता है कि ऑप्टिमम प्राइस पहुंच जाती है, फिर वापिस उस ऑप्टिमम प्राइस पे ना अगर आपको रहने रहें तो आपका ग्रोथ और सेल्स और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी भी मैच होनी चाहिए। अब जब हम लोग एलएनटी की बात करें तो पिछले 6 महीने से अगर आप लोग बात करें, ये पीछे 6 महीने से ना ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट वही लेवल पे रेंज में घूम रहा है। ठीक है, अब उसमें अगर हम लोग कंपेयर करेंगे कि भाई कंपैरिजन एलएनटी विद अदर कंपनीज, तो ओवरऑल अगर आप देखो आरओई 14 पॉइंट है, आरओसी 13.4 है। ठीक है, अगर हम लोग ईवी बाय ईबिटा की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 16.5, विच इज ओके, नॉट सो हाई ऑल्सो, लेकिन अभी बढ़ा है, पहले तो इससे भी कम था। जब हम लोग बात करेंगे, हम लोग प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बात कर चुके। कंपाउंडेड सेल्स और पिछले 3 साल का 18 है, इस साल का 21% है, लास्ट 12 मंथ्स का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ माइनस है, यानी ये 3 साल में इतना प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन इस साल में अच्छा खासा 29% ग्रोथ हुआ है। और स्टॉक प्राइस की बात करें हम लोग तो ऑलमोस्ट 3 साल से 33% रिटर्न दिया है, और इस साल तो ऑलमोस्ट 47%, तो इस साल तो अच्छा खासा जंप हुआ है, लेकिन मार्केट भी ओवरऑल अच्छा रहा है, इसलिए 10 साल से वो 14% से ग्रो है। तो अगर हम लोग ये एवरेज की सामने बात करें तो काफी ऑलरेडी स्टॉक ना अच्छा खासा जंप इस साल में दे चुका है। जब हम लोग ये जो बात कर रहे थे ना कि 3 साल में अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे
तो आपको दिखेगा यहाँ कि 3 साल में इतना वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा था। लेकिन पिछले 1 साल से ये अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी में जंप आया। सो दैट इज़ व्हिच इज़ अ गुड थिंग। आप देख सकते हो ना, ये 12,000 करोड़, 900, 10,000, 12,000, 10,000, ये यहीं घूम रहे थे और अभी इस बार अच्छा खासा जंप आया और वो आपको प्राइस में भी दिख रहा है। अब इसमें जो मेन रेशियोज़ होते हैं, एक तो पी रेशियो अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी ये स्टॉक है ना 34.6 के पी पे आ चुका है। अगर हम लोग हिस्टोरिकली भी देखें, ये जो पॉइंट अभी पहुँचा था 41, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। इनिशियली ये 40 टू अराउंड 2015 में गया था। तब इतना प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं था, अभी तो ईपीएस भी बढ़ा है और अभी वो 35 के आसपास घूम रहा है। ईवी बाय ईबिटा की बात करें तो ईवी बाय ईबिटा भी आपका अच्छा खासा जंप हुआ है। कंपनी को री-रेटिंग, जो ईवी बाय ईबिटा मल्टीपल गिनोगे, एवरेज तो वो 14 है, उसके सामने अभी वो 16.6 चल रहा है। ठीक है? ये 8 टू 10 तक गया था 2020 के आसपास, जब वो कोविड क्राइसिस थी। बाद में स्लोली एंड ग्रेजुअली वो 14 के एवरेज के आसपास घूम रहा था, वो 16 पहुँच गया है अभी, पहले वो 18 भी पहुँचा हुआ था। अगर हम लोग ये सब की बात करें, अगर हम लोग 15 से 20% का इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी देखें, तो अभी बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन में ना यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल ऑन वन पार्ट कि यहाँ से ग्रोथ कैसे आएगा, और वो अगर हम लोग 15 से 20% की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि एल-एन-टी में जगह नहीं है आगे बढ़ने की, जगह है, लेकिन इतनी बड़ी भी जगह नहीं है। आपको थोड़ा केयरफुल इस लेवल पे रहना पड़ेगा कि उनका जो ईबिटा है वो नीचे जाए नहीं। ऑर्डरिंग बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे अगर ठीक-ठाक रहता है और वहाँ अगर कॉस्ट कम होती है, तो ईबिटा अपने आप जंप मर करेगा। लेकिन यहाँ से जिस तरह से सिनेरियो है, जिस तरह से अभी मार्केट कंडीशन है और ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जो थमने का नाम नहीं ले रही मिडल ईस्ट, तो यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस ऑन दैट पॉइंट। मैं ऐसा नहीं बोलूँ यहाँ से बढ़ नहीं सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन इतनी बड़ी भी मुझे उम्मीद नहीं कि यहाँ से 1 साल में 20-25% या 30% रिटर्न दे दे, क्योंकि ये साल में ऑलरेडी वो 40% के अबव चल चुका है। तो ये दिस इज़ माय पॉइंट। अदरवाइज़ ओवरऑल लॉन्ग टर्म अगर आप सोचोगे या 12-15% उस तरह का रिटर्न चाहिए, तो ये स्टॉक बढ़िया है। उसमें मुझे कोई पॉइंट दिख नहीं रहा है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी तो ये स्टॉक बढ़ेगी। करंटली छोटे हेडविंड्स है जो शॉर्ट टर्म टर्म में देख ना पाए देखने चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको लाइक अच्छा लगा है तो डू लाइक इट, शेयर इट टू एवरीवन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल आल्सो। आपको कोई स्टॉक रिव्यू करना है हमारे एंड से, तो पुट इट इन द चैट बॉक्स, हम लोग करेंगे। आल्सो आपको हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस चाहिए, जिसमें हम लोग इस तरह से एनालिस्ट के आपको स्टॉक रिकमेंड करते हैं, तो मैंने लिंक दिए, आप वो अवेल भी कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग। आशा करता हूँ आप नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन। बाय बाय।